नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉपर टॉक। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने लगातार 2023 और 2024 में एमपीपीएससी के तहत डीएसपी के पद पर चयन लिया है। दोस्तों, निश्चित ही इनकी सफलता से या फिर हम कहें इनके सफलता संघर्ष से सफलता तक का इनका जो सफर रहा है, ठीक है, उसमें इन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट डीएसपी शैलेश मिश्रा सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। सत्येंद्रनाथ टैगोर एकेडमी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये एक मंच, एक अवसर मिल रहा है जिसके माध्यम से मैं अपनी तैयारी के जो अनुभव है वो जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर पाऊंगा। जी सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपका चयन हुआ तो उसके बाद आपको कैसा लगा? चयन होने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और घर वालों की आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, जो आपने ये जो न्यूज़ है बताई घर पे? सर, मैं चूंकि 2019 के बाद से इस एमपीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था और लगातार इंटरव्यू दे रहा था और पिछले 3 इंटरव्यू से मुझे असफलता मिल रही थी। तो जब 2024 का जो रिजल्ट जो पहले आया, जी। जब वो आया तो काफी खुशी हुई और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा खुशी तो मेरे घर वालों को हुई, क्योंकि जो संघर्ष बच्चे यहाँ इंदौर में भंवरपुर में करते हैं उससे ज्यादा संघर्ष घर में हमारे माता पिता करते हैं। तो मुझे और मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जब दूसरा रिजल्ट 2023 का आया, दोनों रिजल्ट में जब मुझे सेम पोस्ट डीएसपी की मिली तो ऐसा लगा कि पहले आप एक छोटी सी पोस्ट या ये कहें कि एमपीपीएससी की जो लास्ट पोस्ट है उसके लिए भी आप कोशिश करते हो कि आपको मिल जाए, और जब आपका दिन आता है, जब आपका लक आता है तो आपको डीएसपी जैसी बड़ी पोस्ट 2-2 बार मिल जाती है। तो मैं इसको अपनी किस्मत कहूंगा और जो मेरे माता पिता है उनका आशीर्वाद कहूंगा। तो इस तरह से मेरी ये रिजल्ट की जर्नी रही। सर, थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, कहाँ से आप आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहा है और वहीं पर मैंने अपनी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है वो समाप्त की। उसके बाद कक्षा 11-12 और अपना ग्रेजुएशन जो है वो रीवा से किया है और माइनिंग इंजीनियरिंग में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद से ही मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा हूं। जी सर। सर, आपको एमपीपीएससी चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? आपको कितना समय लगा इस जर्नी को तय करने में? एमपीपीएससी की अगर प्रेरणा की मैं बात करूं तो जो मेरे पिताजी थे वो भी शासकीय कर्मचारी थे। तो जब भी उनके ऑफिस में कोई अधिकारी आते थे तो जब उनकी गाड़ी और उनका जो स्वागत सत्कार होता था, उनका रहन सहन और उनके काम करने का तरीका जब वो देखता था तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी शासकीय सेवा में जाना है। और ग्रेजुएशन के लगभग अंतिम वर्ष में मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन समाप्त हुआ और उसके बाद से 2019 की जो परीक्षा है वहां से मैंने अपनी सफर की शुरुआत की और अब जाकर 2024 की परीक्षा में सबसे पहले मुझे सफलता मिली और उसके बाद जो 2023 का रिजल्ट आया उसमें भी मैं सफल रहा। जी सर। सर, आपके सफर में आपके परिवार और आपके जो मित्रगण रहे, दोस्त रहे, उनकी क्या भूमिका रही? एमपीपीएससी की जो तैयारी है तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि मैंने 2019 से तैयारी शुरू की और 2025 में अब जाकर मुझे सफलता मिली, तो लगभग 7 वर्षों का संघर्ष रहा है। तो जब आप इतने लंबे समय तक संघर्ष करते हो तो आप ये काम अकेले नहीं कर सकते हो। आपकी फैमिली, आपके दोस्त हर मौके पर अगर आपके साथ होंगे, जैसे कि चूंकि मुझे लगातार असफलता मिल रही थी तो मेरी जो फैमिली थी, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने लगातार मुझे सपोर्ट किया और वही वजह रही है कि मैं अंततः जाकर सफल हुआ। सर, सर, कभी मतलब इतने लंबे सफर में आपको लगा लगातार असफलताओं के बाद कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ देना चाहिए? इस सब को लेकर आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हर किसी को इसका जवाब सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे भी जब 2022 का रिजल्ट आया था और उसमें जब मुझे असफलता मिली तो कहीं ना कहीं काफी दुख हुआ था और ऐसा लगा कि शायद अब मुझे अन्य एग्जाम्स की तरफ भी देखना चाहिए और इसीलिए मैंने
एमए करना शुरू कर दिया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा जी उसमें हो सकता है एक प्लान बी के रूप में उसको देखा जाए। लेकिन जब इसके कुछ महीने इसके बीत गए रिजल्ट आने के बाद, तो वापस से मैंने वही चीज सोचा कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी में क्यों आया था। और जब आप अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को याद करते हो कि आप किस मिशन को लेकर इस आयोग की जो एमपीपीएससी की परीक्षा है, जो बहुत अपने स्टेट की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, जो आप इसकी तैयारी करने का निर्णय लेते हो, तो आप किसी न किसी लक्ष्य उद्देश्य के साथ यहाँ आते हो। मैंने जब उन लक्ष्य और उद्देश्य को याद किया कि मुझे अपने परिवार को गौरवान्वित करना है और कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए मुझे कुछ न कुछ काम करने का मौका मिलेगा, तो उसके बाद मैं वापस से इस परीक्षा में लग गया। और शायद उसी का ये नतीजा रहा कि आगे के जो 2 एग्जाम्स है 2023 और 24, उसमें मुझे सफलता मिली। जी सर। सर आपको अपने पूरे सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे लगा जो लंबा समय हम तैयारी में देते हैं, जो जैसे कि मैंने 7 वर्ष दिया, तो 7 वर्ष आपका घर से बाहर रहना, आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। जैसे कि इंदौर में भंवरकुआं में जब हम रहते हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते। तो मैं भी कई बार बीमार पड़ा। कई बार अब जब आपका नाम रिजल्ट में नहीं आता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो एक मेंटल जो पीस है वो कहीं ना कहीं चली जाती है, एक वो समस्या है। तीसरी चीज, कई बार आपके फैमिली, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। मेरे साथ तो ये नहीं था, मेरे जो घर वाले थे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये समस्या लेके आते हैं कि घर वाले उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आपको तैयारी के दौरान देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आप एक न एक दिन सफल होकर निकलेंगे। जी सर। सर आप जब तैयारी कर रहे थे उस दौरान आपका जो सोशल लाइफ थी, सोशल मीडिया वाली हो गई, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन जैसी चीजें भी होती हैं, ये भी आपके जीवन में रहा क्या कभी? कैसे मैनेज किया आपने? बिल्कुल, जब हम जैसे कि मैं बताऊं कि आप बहुत कम एज में तैयारी में आते हो, आप 22, 23, 24 की एज में यहाँ आते हो, तो आपको घर से दूर रहने की आदत नहीं होती, आपको नए लोगों के साथ उठने बैठने की आदत नहीं होती, आपको अपना रहन सहन, जीवन स्तर सही ढंग से संचालित करने की आदत नहीं होती। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप शहर की चकाचौंध में बिजी हो जाते हो, या आप कई बार गलत संगत में पड़ जाते हो। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे ऐसी कोई समस्या, शहर की चकाचौंध जैसी समस्या तो नहीं आई, लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज हुए यहाँ इंदौर में आने के बाद। और लगातार जब भी मेरा मेंस का एग्जाम होता था तो उस दौरान मैं लगभग बीमार पड़ जाता था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं अपना 100% नहीं दे पाता था। लेकिन मैंने उन चीज़ों को देखा, जब अपने आप को समझा कि मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसके बाद मैंने उसमें सुधार किए, अपने लाइफ स्टाइल पैटर्न पे सुधार किए। जैसे कि आपका सोना, आपका उठना, प्रॉपर आप नींद लें, प्रॉपर पढ़ाई करें, प्रॉपर आप खाना खाएं। तो इस तरीके से आप उन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। जी सर। और सर इस पूरे सफर में आपके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या रहा? प्रेरणा स्रोत तो हमेशा आपका परिवार ही होता है, क्योंकि आप तैयारी यहाँ कर रहे होते हो, लेकिन संघर्ष वो घर पे वहाँ कर रहे होते हैं। तो बस ये था कि उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जिस उम्मीद में वो मुझे यहाँ भेज कर और अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, मुझे ये था कि एक दिन उनकी उस उम्मीद को पूरा करना है। और जब आज मैं उस लक्ष्य को पूरा कर पाया हूँ, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश मेरा परिवार है। जी सर। सर चलने तो दोस्तों, अभी तक हमने सर से उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा, कैसे उनने तैयारी प्रारंभ की, ठीक है, इसके बारे में जाना। अब हम उनसे उनकी जो तैयारी के समय उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, कैसे वो पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या उनका डेली रूटीन रहता था, इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपका डेली रूटीन क्या रहता था? कितने घंटे आप स्टडी करते थे, कितने घंटे आप सोते थे, कैसे आप सबको चीजों को मैनेज करते थे? अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो मेरा ये था कि रात में आप पूरी नींद लें, तो लगभग 7-8 बजे के आसपास मेरा उठना होता था। और लगभग 9 से 10 के बीच में मैं लगभग लाइब्रेरी जाता था वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद जब भी टाइम हो तो आप दोपहर का जो भोजन है वो लें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद आप शाम तक लगातार पढ़ाई करें लगभग 5-6 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा और पढ़ाई करें, और रात को खाने के बाद कोशिश करें कि आधा 1 घंटा आप
अगर पढ़ाई को देने के बाद सोएं तो वो बेटर रहेगा। तो अगर मैं ऐसी एवरेज बात करूं तो लगभग 7-8 घंटे की स्टडी आपको करनी चाहिए, और ये स्टडी फोकस होनी चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट मत रहें पढ़ाई के दौरान, फोन, मोबाइल इन सबको यूज ना करें, और एक अच्छे एनवायरनमेंट पर पढ़ाई करें जहां आप फोकस कर सकें। तो लगभग मेरी जो जर्नी रही है 5-6 सालों की, तो मैंने लगभग यही रूटीन फॉलो किया है, और उससे फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी में एक निरंतरता बनी रहती है और उसमें ब्रेक्स नहीं लगते। तो 5-6 घंटे 7 घंटे की एवरेज पढ़ाई मुझे लगता है तैयारी के लिए इनफ होती है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपकी पढ़ाई रुक जाए या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। और ना ही बहुत कम पढ़ें कि एवरेज आप लेकर चलें, और अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे। जी सर। और सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा एमपीपीएससी प्री का, तो अभी जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपनी अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मुख्य परीक्षा पर भी ध्यान दे सकते हैं? किस प्रकार से वो लास्ट के जो 3-4 महीने हैं उसमें अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते देखिए, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। जो अभ्यर्थी पुराने हैं, जिन लोगों ने पहले से ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, उनको अभी प्रीलिम्स की ओर नहीं जाना चाहिए, उनको अपनी मेंस की तैयारी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको आप प्री की ओर देखना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आप पूरी तरह से प्री में फोकस ना हो, आप कोशिश करें कि जो प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ें, तो उससे आपकी प्री की भी तैयारी, मेंस की तैयारी दोनों होगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स की तैयारी है तो उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो छोटी छोटी जो किताबें हैं, जो शॉर्टकट किताबें हैं, जो कम पेजेस की होती हैं, हमको वो पढ़ना पड़ता है, और मेंस के लिए अलग अलग जो मोटी मोटी किताबें वो पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस आप गलत फहमी में ना रहे। छोटी किताब का मतलब शॉर्टकट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सफलता से दूर ले जाएगी। कोशिश करेंगे आप जो भी प्रीलिम्स के भी जो टॉपिक है जो मेंस में कॉमन हो, उसको आप मेंस की ही किताबों से पहले रेडी करें, उसके बाद ही किसी शॉर्ट नोट्स वाली या शॉर्टकट वाली किसी बुक में जाएं। तो इससे आपकी जो तैयारी हो एक्सटेंसिव होगी, आप बहुत डिटेल से तैयारी कर पाएंगे, और प्रीलिम्स का जो स्तर है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप उस स्तर को मैच कर पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोस्ट कम आ रही है, कट ऑफ लगातार ज्यादा जा रहा है, तो जो नए बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, वो एक ही तरीका अपना सकते हैं कि आप अपने अध्ययन को बहुत डिटेल से करें, मेंस की किताबों से करें, और लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखते रहें। और इस प्रकार से जब आप निरंतरता के साथ और बहुत डिटेल के साथ तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। हैं? जी सर। और सर, तैयारी के दौरान आपके रिवीजन और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहता था? अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं और मेंस की बात करूं तो मैं दोनों को अलग अलग तरीके से करता था। प्रीलिम्स मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं किसी चीज को अगर मैं पढ़ रहा हूँ, किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको बार बार रिपीट करूं, बार बार देखूं, क्योंकि जो मेरी मेमोरी है वो पिक्टोग्राफिक रहती थी। किताब की जो इमेज है वो मैं लगभग याद करता था, तो उसके लिए मैं कोशिश करता कि उस चीज को बार बार देखूं, उस पेज को बार बार देखूं। तो मैं बहुत सारे रिवीजन करता था प्रीलिम्स में। अगर आप बहुत रिवीजन करेंगे तो आपको तथ्य याद रहेंगे और आप जल्दी पेपर कर पाएंगे। और जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो स्टूडेंट्स की एक समस्या है कि सिली मिस्टेक्स हो गई, 1 या 2 नंबर से वो रह गए, और वो ऐसे क्वेश्चंस में होता है जो क्वेश्चन लगभग उनसे बन रहे होते हैं, तो वो आप तभी एलिमिनेट कर सकते हैं जब आप रिवीजन ज्यादा करेंगे और चीजों को समझ के पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स में मेरा रहता है कि आप बार बार रिवाइज करें, जितने भी सोर्स अवेलेबल हो किसी भी टॉपिक की, उस सभी सोर्सों पर जाएं, देखें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा मानक है, उस मानक सोर्स का चयन करें और उससे पढ़ाई करें। किसी भी एक बुक को लेकर आप संतुष्ट ना हो, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर है वो दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। अगर आपको उसके लेवल को मैच करना है तो आपको अपनी कंटेंट की गुणवत्ता को दिनों दिन बढ़ाते रहना होगा, और वो तभी संभव है जो आप मार्केट में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है सब तक आप पहुंचेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन सा बेस्ट रिसोर्स है, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। और मैं यही तरीका अपने आखिरी जो 2-3 अटेम्प्ट्स के जो प्रीलिम्स उसमें ये तरीका मैंने अपनाया, बहुत अच्छे नंबरों से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। तो ये मैं प्रीलिम्स के लिए बताऊंगा। मेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था, बल्कि किताब से ही चीजों को पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन मेरा ये तरीका होता था कि जब भी मैं किसी चीज को पढूं
तो उसको पूरी तरह से समझूं, उसके जो सिद्धांत है, उसके जो की पॉइंट्स है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, उसको अच्छे से समझूं, और उसके बाद ही मैं दूसरे टॉपिक पे जाता था। तो इससे मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ने के दौरान ही ज़्यादा फोकस करता था और उसके बाद डायरेक्ट उस टॉपिक की आंसर राइटिंग करता था। तो ये मेरा मेंस का तरीका था। जी सर। और सर इस पूरी जर्नी में कुछ मुख्य स्रोत जो आपके लिए सफलता के उसमें कारगर सिद्ध हुए? सोर्सेस को लेके बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार लोग पूछते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिन सोर्स को मैंने यूज किया, हो सकता है आपके सोर्स डिफरेंट हो। बस मेरा ये कहना है कि आप मार्केट में जो भी सोर्स अवेलेबल है सब पर जाएं, देखें, स्वयं उसको जांचें कि कौन सा सोर्स बेस्ट है, उसके बाद चीजों को तय करें। तो कहाँ शुरू करूं? सोर्सेस को लेके आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सोर्स को लेकर परेशान रहते हैं कि हमको टॉपिक किन किताबों से तैयार करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी एक सोर्स या किसी एक पब्लिकेशन को देखकर उसकी सारी किताबें ना पढ़ें, बल्कि आप स्वयं मार्केट तक पहुंचे, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पर या मार्केट में, उसको देखें, स्वयं जांचें परखें, और जो बेस्ट रिसोर्स है उसको लेकर अपनी मानक पुस्तक बनाकर उसकी पढ़ाई करें। जैसे कि मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर करंट अफेयर्स की बात है, तो मैं कोशिश करता था कि प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर हैं, जो मार्केट में जो 2-3 बेस्ट बुक्स हैं, मैं सारी ले आता था और लगभग सभी बुक्स को मैं पढ़ लेता था। तो इससे ये होता था कि आपका कोई करंट या कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, या अगर आप किसी एक बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसे चांसेस हो कि कुछ टॉपिक्स है या जो इंपॉर्टेंट करंट है वो बच जाए। तो ये मेरा तरीका होता था। उसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूं, तो आप देखें कि कौन सा पब्लिकेशन है जो लगभग 70-80% सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, पहले उसको ले। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2024 में नए ऐड हुए हैं, उसको देखें कि मार्केट में जो नए रिसोर्सेज आए हैं उसमें भी बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है। जैसे पॉलिटी की जो यूनिट 4-5 है, वो मैंने सत्येंद्रनाथ टैगोर एकेडमी की जो बुक्स आई थी उससे मैंने किया था। उसके अलावा जो उत्कर्ष क्लासेस की जो नोट्स आती थी, जो 2024 के नए सिलेबस के लिए थी, जो टेलीग्राम में फ्रीली अवेलेबल थी, उससे मैंने रिसोर्स बनाया था। तो देखिए, ये चीजें फ्री में टेलीग्राम में अवेलेबल हैं और ये आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो जो चीजें आपको अवेलेबल है आसानी से उसको देखें और स्वयं जांच परख करके ये तय करें कि आपका कौन सा जो रिसोर्स है वो बेस्ट है, और उसके बाद उसको अध्ययन करें। जी सर। सर इस पूरी जर्नी में चाहे हम बात करें प्रीलिम्स की या फिर मुख्य परीक्षा की, तो कई बार क्या होता है बच्चों को कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कठिन लगते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या, और आपने उसको कैसे डील किया था? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में जो यूनिट 9 का है क्वेश्चंस, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। उसका कारण ये है कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सामान्यतः किताबों में अवेलेबल नहीं रहते। तो मैंने अपने पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में क्या किया कि मैंने यूनिट 9 को लगभग पढ़ना ही छोड़ दिया था। मैं क्या करता था कि पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था, बाकी के सारी यूनिट 9 को सबसे लास्ट में करता था। तो उसमें मैं ये करता था कि पहले तो जो भी अवेलेबल बुक्स है उसको पढ़ लो, उसके बाद देखता था कि प्रीवियस ईयर पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो उनकी मैं प्रकृति को समझता था कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस है और उसको कैसे डील किया जाता है। उसके बाद यूनिट 9 में करंट इवेंट्स बहुत पूछे जाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उससे आप अपडेटेड रहें। इस तरह से मैंने प्रीलिम्स का यूनिट 9 की समस्या सॉल्व की। मेंस में जब 2023 के सिलेबस में जो साइंस का पेपर था वो मुझे टफ लगता था, तो मैं कोशिश करता था कि साइंस को एक मिनिमम जो बेसिक तैयारी है उसको बस मैंने किया, और अपना जो समय है वो बाकी की यूनिट्स में ज़्यादा दिया। तो इस तरह आप जो आपका 80% सिलेबस है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके, ऐसा 20% जो सिलेबस है जो आपको कठिन लगता है उसको एक सामान्य तैयारी के साथ जाएं, और इस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं। जी सर। और सर इन जो दो फेज हैं, मुख्य परीक्षा और प्राथमिक परीक्षा, इसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और जो आप मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज देते हैं, इन सब का क्या रोल होता है? टेस्ट सीरीज का तो बहुत बड़ा रोल है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगा कि मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। मैं कोशिश ये करता था कि जो किताबें मैं पढूं उनको ज़्यादा रिवीजन करने में अपना टाइम दूं, ना कि टेस्ट सीरीज में। मैं कोशिश ये करता था कि जो PYQs है, जो MPPSC के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से करता था।
उसके अलावा अगर जो भी कोई टेस्ट सीरीज है जो अवेलेबल है टेलीग्राम में फ्रीली, या फिर मेरे किसी दोस्त ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उससे पेपर लेके मैं घर पे बैठ के सॉल्व कर लेता था। लेकिन जिनको सिली मिस्टेक्स की दिक्कत है या पेपर अटेम्प्ट करने की दिक्कत है, वो टेस्ट सीरीज को जरूर चुने। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज के बिना मेंस एग्जाम निकालना संभव नहीं है, क्योंकि वो पूर्णतः लिखने की परीक्षा है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना अच्छा फॉर्मेट बनाएंगे, उतनी तेज आपकी स्पीड होगी और उतना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लिखें। मैं 2019 से अभी तक लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट लिख चुका हूँ विभिन्न टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और उसी का नतीजा है कि मुझे आज ये सफलता मिली। जी सर। और सर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो 2025 का जो मेंस है वह भी होना है, प्रस्तावित है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लंबे समय के लिए परीक्षा टल जाती है तो कई सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर वो तैयारी को साइड में रख देते हैं, अदर चीजों पे ध्यान देने लगते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे साथ 2022 के मेंस में हुआ था, जब उसमें भी डेट लगातार आगे बढ़ रही थी तो मेरी तैयारी में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर पेपर की डेट लगातार बढ़ रही हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन अपनी जो बेसिक पढ़ाई है, जो आपने किया हुआ है, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, उसको ना छोड़ें। आप प्रैक्टिस करते रहें। पढ़ाई आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस में लगातार लगे रहें, जिससे आपकी स्पीड, आपकी फॉर्मेटिंग मेंटेन रहे, और जब भी परीक्षा की डेट आए तो वापस से उसी लगन के साथ पढ़ाई करके एग्जाम निकाल सकते हैं। जी सर। और सर जैसे जब आप आंसर राइटिंग करते थे या फिर मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज देते थे या फिर जब आपने मुख्य परीक्षा में लिखा, तो 2 मार्कर, 7 मार्कर और जो 10 मार्कर के जो क्वेश्चन है उनमें आप क्या देने का प्रयास करते थे कि चेकियर को इम्प्रेस कर सकें? किस प्रकार से उनको आप लिखते थे? देखिए, अभी जो 2024 में एमपीपीएससी का नया पैटर्न है 2-7-10 का, उसमें हमको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि हमेशा कीवर्ड्स पे अपने उत्तर दें और एक समरी प्रस्तुत करें। जैसे 2 मार्कर में तो आपको टोटली फैक्ट में उत्तर देना है, टोटली कीवर्ड्स में उत्तर देना है। 7 मार्कर में जब आए तो आप एक कंसाइज इंट्रो, कंसाइज कंक्लूजन के साथ साथ मुख्य भाग में अधिक से अधिक पॉइंट लिखने का प्रयास करें। और जब 10 मार्कर में आते हैं तो आप थोड़ा सा चीजों को एलोबरेट करके प्रस्तुत करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही हमेशा ये कोशिश करें कि 3 लाइन में या 3 से 4 लाइन में आपका इंट्रो और उसी 3 से 4 लाइन में आपका कंक्लूजन हो। इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। साथ में ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की राइटिंग स्पीड कम होती है, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत आई थी कि मुझे पेपर कंप्लीट करने में लगातार समस्या होती थी। 2022 तक मैं इससे जूझता रहा हूँ, लेकिन 2023 और 24 में मैंने अपना एक तरीका निकाला कि मैं ज्यादा से ज्यादा की पॉइंट्स में उत्तर देता था, और की पॉइंट शॉर्ट में चीजों को बताना और फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करना। इस तरीके से मैंने अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा अटेम्प्ट किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी स्पीड कम है वो अपना एक तरीका डेवलप करें, और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर ना आए, पेपर कंप्लीट करके ही आए। जी सर। और सर मुख्य परीक्षा में जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि शॉर्ट नोट्स की एक भूमिका रहती है लास्ट के टाइम पे, तो आप भी क्या शॉर्ट नोट्स बनाते थे और किस प्रकार से उनको तैयार करते थे? सर, मैं शॉर्ट नोट्स वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि जब बुक से चीज़ों को पढूं तो उसी दौरान चीज़ों को याद करके समझ के उसको तैयार कर लूं। लेकिन शॉर्ट नोट्स की भूमिका है, क्योंकि जब आपका मेंस होता है और मेंस में लगभग 1 महीने बचते हैं, या जिस दौरान आपके मेंस हो रहे होते हैं उस दौरान आप बुक्स को वापस से पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगी तो आप बेहतर रिवाइज कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे। तो कोशिश करेंगे चीजों को पढ़ने समझने के बाद जब आपके 2-3 रिवीजन हो जाएं तो एक शॉर्ट नोट्स बना के रखें। जी सर। और सर इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो आपसे किस चीज का वहां पे परीक्षण लेने वाले हैं? इंटरव्यू तो सर मेरे लिए काफी कठिन रहा है, क्योंकि लगातार 3 अटेम्प्ट्स में मुझे सफलता नहीं मिली, 3 इंटरव्यूज में। तो उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी पर्सनालिटी में। जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति था, लोगों से कम घुलता मिलता था। तो मैंने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलूं। उसके लिए मैंने ये किया कि कोचिंग्स में जो भी कंटेंट का काम था वो मैंने शुरू किया। तो उससे कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई भी अच्छी हुई, मेरा इंटरेक्शन लोगों से बढ़ा। उसके अलावा मैंने थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, थोड़ा मेंटल पीस पर ध्यान देना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज जो इंटरव्यू के लिए जरूरी है वो है आपका व्यक्तित्व।
और व्यक्तित्व में ईमानदारी हो, व्यक्तित्व में विनम्रता हो, संवेदनशीलता हो, ऐसे गुण होने इंटरव्यूज के लिए जरूरी है। और उनको मैंने काम करना शुरू किया, उस पर मैंने विचार किए, अपने पुराने इंटरव्यूज जो जिसमें मैंने जो भी गलतियां की थी उसके बारे में सोच के उसको सुधारने का प्रयास किया। और इस तरीके से जो मेरा जो व्यक्तित्व निकला, तो मुझे लगता है फिर मुझे इंटरव्यू में 2023 और 2024 में अच्छे नंबर मिले। तो इस प्रकार अगर आप लगे रहेंगे अपने व्यक्तित्व को सुधारने में, तो आप इंटरव्यू बहुत अच्छा कर लेंगे। जी सर। और सर इंटरव्यू बोर्ड में आपसे कोई खास क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कभी कभार वो सामने वाले का मतलब इंटेंशन या फिर कहें कि कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या आपसे कभी? एक क्वेश्चन 2024 के इंटरव्यू में मैं याद कर पा रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था कि अ, अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो एज अ माइनिंग इंजीनियर आप ऐसा क्या काम करोगे जो अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसके मैंने बहुत सारे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बोल देते कि नहीं आप थोड़ा गलत बता रहे हो, आप इसको और अच्छे से बताओ और सुधार के बताओ। और लगभग ये 5 से 7 मिनट की कन्वर्सेशन मेरी चली थी, और अंत में उन्होंने यही बोला कि आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। तो जब मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ था तो मुझे लगा कि शायद ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन अंत में जब मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिले पूरे 140, तो मुझे लगा कि शायद मैं सही आंसर दे पा रहा था, और वो मेरा पेशेंस और स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे थे, और शायद मैं उसमें सफल रहा। जी सर। और सर इन तीनों स्टेट्स में जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, इनमें आपका अनुभव ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम है ये आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में चेक होता है। प्रीलिम्स में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसका बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और जो परीक्षा के 2 घंटे होते हैं, अगर आप उस पर शांत रह के और अपनी पूरी पढ़ाई का यूज कर पाए तो मुझे लगता है आप एग्जाम तो निकाल पाएंगे। मेंस में जो होता है वो आपके लेखन कौशल का परीक्षण है। और अगर आपने इसके पहले बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा और लिखा हुआ है, तो आप मेंस को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बशर्ते आप सिलेबस के अंदर रहें, सारे टॉपिक्स को कवर करें और अपने जो उत्तर लेखन उसमें थोड़े विविधता लाएं। और जो इंटरव्यू का जो भी मेरा अनुभव रहा है, वो जो मैंने इसके पहले शेयर किया है कि वो व्यक्तित्व वो चेक करते हैं जो विनम्र हो, संवेदनशील हो, शांत हो। और अगर इस व्यक्तित्व को आप ला पाए तो मुझे लगता है इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिले। जी सर। और सर आपकी आगे की रणनीति क्या है? क्या आप अपनी जो पढ़ाई है उसको यहीं विराम देंगे या फिर आगे के पोस्ट के लिए भी काम करेंगे? अभी सर मेरा 2025 का मेंस है, तो उसको तो मैं निश्चित रूप से दूंगा। उसके बाद आगे तो मेरा विचार नहीं है। जो भी मुझे पोस्ट मिली है मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। जी सर। और सर यदि इस पूरी जर्नी के लिए आप एक मूल मंत्र देना चाहें बच्चों को, तो क्या देंगे आप? देखिए, मूल मंत्र तो यही है कि आप अपने व्यक्तित्व को शांत रखें, सिंपल पर्सन बने। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, और जो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सके। कुल मिलाकर जो धैर्यवान व्यक्तित्व हो, ऐसी जो क्वालिटीज है एमपीपीएससी को चाहिए। अगर आप असफलताओं से घबराते नहीं हैं, जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से घबराते नहीं हैं, उन सभी समस्याओं से सीख कर आप लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और एग्जाम को निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरा संघर्ष 7 वर्षों का रहा है, लेकिन बहुत सारे मेरे जो साथ में जो भी ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं वो 10-10 साल, 12-12 साल लगे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने सफलता अर्जित की है। तो मूल मंत्र यही है कि जो लगा रहेगा वही जीतेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही सर धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अपने जो अनुभव हैं वो स्टूडेंटों के साथ साझा किए। और निश्चित ही सर आपकी जो सफलता है वो जो स्टूडेंट, जितने भी लोग हमारे जो वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी और उनको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका भी, मुझे ये मंच देने के लिए कि मैंने जो भी सीखा है अपनी तैयारी से वो बच्चों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ।